नमस्कार, NaukikNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसके बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है और ख़ास तौर पर अप्रैल की तारीख चुनाव आयोग ने मोटा मोटी कहा है कि अप्रैल में कभी चुनाव होगा। उसके बाद अब मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव मोदी जी के लिए बहुत आसान होने वाले नहीं हैं। तब कह रहा हूं जब सब तरफ ढोल मंजीरे के साथ में राम आएंगे के गीतों के बीच में, आपके मोहल्ले में लगे हुए झंडों के बीच में और अखंड रामायण के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त माहौल बनाया। उसके बाद कह रहा हूं बात सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। बहुत सारी आरएसएस की और दूसरी अंदर की बातें आपको पता चलेंगी जो शायद आपको अभी तक ना पता हो, और इस पूरे जो आयोजन हुआ है उस आयोजन के अंदर की कहानियां और उस आयोजन का आने वाले समय में असर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान करने के मायने, यानी सब कुछ आपके सामने होगा। अभी जो तस्वीरें आई हैं गर्भगृह की, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी मैंने पिछले 3 महीने में 4 महीने जो कुछ कहा आपके सामने मोदी जी ठीक वैसे ही वैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सबसे भारी पड़ने वाला है मोदी जी के लिए जाति जनगणना का कार्ड, तो बार बार उसकी काट लाने की कोशिश करते हैं। और अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का प्लान उनका इसीलिए है क्योंकि पिछड़ों की राजनीति करने वाले बिहार के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के दौर से आज तक राजनीति बहुत आगे जा चुकी है। अगर कर्पूरी ठाकुर के नाम पे आप वोट ले सकते हो तो फिर इंदिरा गांधी के नाम पे भी ले सकते हैं, फिर मोदी जी को कहीं होना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि बीजेपी जाति जनगणना के मुकाबले कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें लाएगी, जैसे कुछ पिछड़े लोगों को पदाधिकारी बना दिया, अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, ताकि बिहार को एड्रेस किया जा सके। नीतीश और लालू दोनों बिहार में मिले हुए हैं। अभी कुछ बातें आ रही हैं कि नीतीश को भी बीजेपी तोड़ लेगी। तो नीतीश जब बीजेपी में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? जिस आदमी ने बिहार में जाति जनगणना कराई हो वो आदमी बीजेपी के साथ किस मुंह से जाएगा? जाहिर बात है फिर तो केंद्र सरकार को देश भर में जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी वोटों के लिए ऐसा कर दे। लेकिन ये जो पूरी कर्पूरी ठाकुर वाला एपिसोड है, इस एपिसोड के पीछे एक चीज पक्की है कि पिछड़ा कार्ड बीजेपी को डरा रहा है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था। और बिहार बीजेपी के लिए चुनौती, ये भी आपको कहा था। दक्षिण कैसे चुनौती है मैंने आपको बताया। दक्षिण के सितारे, रजनीकांत, चिरंजीवी, इन सब लोगों को बुलाया गया, सब कुछ हुआ, वो सब आपने देखा। प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक मतलब क्या है? कई लोग बार बार कई जगह, बहुत सारे चिंतक एक सवाल पूछ रहे थे कि मोहन भागवत वहाँ क्यों थे, मोहन भागवत को वहाँ क्यों होना चाहिए। तो मैं आपको आरएसएस का इतिहास बताता हूँ। बाला साहेब देवरस एक होते थे सरसंघ चालक, इमरजेंसी के टाइम में थे, और बाला साहब देवरस ने कुछ नियम ऐसे बना दिए थे कि जो आने वाले समय में जो सरसंघ चालक हैं वो ज़्यादा अपना जलवा कायम ना कर पाए, काम करें और जाएं, सेवा करके जाएं। उसमें तो एक था कि इनको 75 साल में रिटायर करके ख़त्म करो, और दूसरा ये था उसमें कि जो संघ कार्यालय हैं उनके अंदर सिर्फ गुरु गोलवलकर और हेडगेवार 2 लोगों की ही तस्वीर लगेगी, ये जितने सरसंघ चालक इनकी नहीं लगेगी। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई बादशाह आता है, कोई राजा आता है या कोई नेता आता है, वो समय के माथे पर अपने हस्ताक्षर करना चाहता है, वो चाहता है उसका नाम अमर हो जाए। अब भागवत साहब बेचारे क्या करें? तो आप कहेंगे कि भागवत साहब को तो मोदी जी ने बुलाया है, मोदी जी क्यों चाहेंगे? तो ये मोदी जी का ही आइडिया रहा होगा कि भागवत साहब को हम अजर और अमर कर दें। अब पता नहीं किसने अकल दी, वो काले कपड़े पहन के पहुंच गए थे प्राण प्रतिष्ठा में भागवत साहब। खैर,
भागवत साहब जब ये करते हैं तो इसके पीछे एक इतिहास है। इस इतिहास को आपको जब समझेंगे आरएसएस के, तो आपको लगेगा मोदी जी भागवत साहब के लिए इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकते थे। अचानक भागवत साहब तस्वीर में आते हैं, और नहीं भी आते तो वो कुछ बिगाड़ नहीं लेते मोदी जी का। लेकिन एक रिलेशनशिप बहुत पुरानी है भागवत जी की। कितनी पुरानी? भागवत जी और मोदी जी बाल सखा हैं। जी हाँ, और बाल सखा ही नहीं है, आप अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे आरएसएस के, तो जो आज आरएसएस के सरसंघ चालक हैं और जो बीजेपी पूरी दुनिया में वंशवाद का ढोल पीटती घूमती है, उसके अपने मातृ संगठन आरएसएस में मोहन भागवत वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तीसरी पीढ़ी है। कैसे है मैं बताता हूं। केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी 1925 में, उनके साथ सह संस्थापक थे नाना साहेब भागवत। नाना साहेब भागवत ने आरएसएस की स्थापना की। उनके बेटे थे मधुकर राव भागवत। मधुकर राव भागवत ने आरएसएस में वर्ग चलते हैं, वर्ग मतलब कोर्स, क्लास, इसी तरह से ट्रेनिंग होती है। तो मधुकर राव भागवत भी प्रचारक थे, यानी उनके पिता, और उनकी जो पत्नी थी मालती जी, वो भी आरएसएस की महिला विंग में थी, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों थे। गुजरात के इंचार्ज थे, और गुजरात के इंचार्ज होने के साथ साथ मधुकर राव भागवत जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। खुद मोदी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मधुकर राव की ट्रेनिंग में ही वो तैयार हुए। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो पाठशाला थे संघ परिवार की, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ ये ज्योतिपुंज एक किताब थी मोदी जी की, जिसमें उन्होंने लिखा, इसके साथ एक चीज़ और भी है। मोदी जी को 20 साल की उम्र में ट्रेन किया था इन्होंने। किसने? मधुकर राव भागवत, जो मोहन भागवत के पिताजी हैं, यानी गुरु भाई भी हो गए। और आडवाणी, जो मोदी जी के गुरु थे, एक तरह से वो भी मोदी जी के गुरु भाई थे। जब सिंध में प्रचारक होते थे, जब अविभाजित भारत था, उस दौरान अविभाजित भारत में, भारत की आज़ादी से कोई 2-4 साल पहले, आडवाणी जी को भी मधुकर राव भागवत ने ही संघ की ट्रेनिंग दी थी। तो जो आडवाणी मोदी जी के गुरु हैं, वो उस रिश्ते से गुरु भाई भी हैं। अब देखिए, आरएसएस में एक फैमिली, एक स्ट्रांग फैमिली, जो कई राज्यों के प्रचारक रहे हैं, और वो एक कनेक्ट बनाते हैं मोदी और आडवाणी के बीच में। माना यह जाता है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया था, लेकिन मोदी जी उनको काफ़ी हद तक प्रभावित करने में कामयाब हुए थे, और वो इनके एक अच्छे दोस्त बन गए थे, और इसके साथ में दोस्त क्या, एक शिष्य बन गए थे। और मोहन भागवत कुत्तों के डॉक्टर हैं, एनिमल डॉक्टर हैं। तो उनको पहले तो उधर करियर में जा रहे थे, लेकिन चूंकि दोनों हम उम्र थे, मोदी जी के साथ में 2-4 साल का अंतर है, तो इनके बीच में भी अच्छी छंती थी। तो तीसरी पीढ़ी आरएसएस में मोहन भागवत हैं, वंशवाद के खिलाफ काम करने वाली बीजेपी जैसे मातृ संगठन के मुखिया। तो मोहन भागवत इसीलिए पूरा जोर लगाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी की मदद करने के लिए, मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए काम करते रहे। आज लोग कहते हैं वो आरएसएस से भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन उनको बड़ा बनाने में मोहन भागवत का बहुत बड़ा हाथ है। 2014 में उनका नाम चलाना, उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की रैंकिंग में ऊपर लाना, इन सारे कामों में बहुत सारी फील्डिंग मोहन भागवत की भी थी। अभी आप और मोहन भागवत का संबंध समझेंगे मोदी जी से, और इस संबंध के साथ साथ 2014 के चुनाव में जो संघ के अंदर के जानकार लोग हैं, पहली बार खुलकर आरएसएस बीजेपी का प्रचार करने के लिए उतरी थी। वरना आरएसएस अपने प्रचारक जरूर बीजेपी को देती है, वो चाहती है कि नीतियों में भी आरएसएस का ध्यान रखा जाए, लेकिन प्रचार में खुल के नहीं आती है। इस बार भी राम मंदिर के लिए आरएसएस ने, जो आप शोर देख रहे थे ना अपने आसपास, मंदिर में ये, मंदिर में वो, झंडे लग रहे हैं, ये सब टारगेट आरएसएस के दफ्तर से आरएसएस के स्वयंसेवकों को दिए गए थे।
और उन्होंने बहुत सारे अपने आसपास, आजकल रामवत आदमियों की दिक्कत तो है नहीं, उनको इकट्ठा करके ये पूरा आयोजन किया था। अभी आ रहा हूँ इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, 2024 पे क्या होगा। तो जो मोहन भागवत है ना, उनका मोदी जी का ये रिलेशन है, और जब अमर होने के लिए आप पार्टी दफ्तर में अपनी फ़ोटो नहीं लगा सकते, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो इसलिए बना गए थे बाला साहब देवरस कि ये बड़े ना हो जाएं। अब आप कहेंगे वंशवाद है तो क्या काबिलियत से बने हैं? तो आरएसएस में कोई चुनाव से नहीं बनता है सरसंघ चालक। जो सरसंघ चालक होता है वो खुद ही नॉमिनेट करता है। तो नया सरसंघ चालक चुनने की एक मीटिंग चल रही है, उसमें प्रक्रिया चल रही है। द हिंदू ने ये खबर उस समय छापी है। उस प्रक्रिया के बीच में एमजी वैद्य, मागो वैद्य कहते हैं आरएसएस के लोग, आरएसएस वाले समझ लें कहीं जानकारी अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट भी कर दें। तो एमजी वैद्य जो हैं वो एक कार्रवाई शुरू ही करने वाले हैं कि केसी सुदर्शन, जो उस वक्त सरसंघ चालक थे, बाला साहब देवरस ने अपना कामकाज दिया था आगे रज्जू भैया को, राजेंद्र सिंह को, और रज्जू भैया ने सुदर्शन जी को दिया था, और सुदर्शन जी ने एमजी वैद्य के हाथ से माइक ले लिया और बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक से काम नहीं करता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं मोहन भागवत का नाम सरसंघ चालक के लिए घोषित करता हूँ, रखता हूँ। जो मान लें वो रखते तो हो जाता फाइनल। मतलब समझिए, सुदर्शन जी मोहन भागवत के पिताजी और दादाजी, और मोहन भागवत की माताजी, ये वो कनेक्शन है जिससे आरएसएस में सरसंघ चालक आपके सामने एक आकर खड़ा होता है। और ऐसे सरसंघ चालक के मोदी जी के साथ संबंध क्या है? मोदी जी को आडवाणी जी के जरिए भी पुश कराने का काम, जाहिर बात है, गुरु एक है दोनों के, किया गया। आडवाणी जी ने मोदी जी को आगे बढ़ाया, ये भी तथ्य है। और उसके बाद में मोदी जी बड़े बन गए तो क्या भागवत परिवार का उपकार मोदी जी भूल जाएंगे? और सिर्फ उपकार भूलने की बात नहीं है, अपने दोस्त मोहन भागवत को अगर अमर बनाना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पर शिला पट्टिका में उनका नाम लिख जाए, क्योंकि बाला साहब देवरस तो ऐसे नियम बना गए हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। उस प्रोसेस के तहत आप देख रहे हैं गर्भगृह में बाला साहब देवरस खड़े हुए थे काले कपड़े पहन के। अब चुनाव से चीज़ों को देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आरएसएस अपना पूरा जोर लगाएगी 2024 के चुनाव में, इतना देख के। लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े नेता बीजेपी में ऐसे भी हैं जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है। उन नेताओं में एक हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक खास तरह के मठ से आते हैं, उनकी एक विचारधारा है, उनका एक अपना प्रभाव था। महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके जो गुरु थे बहुत हिस्सा लिया था, और योगी आदित्यनाथ ने एक अपना संगठन बनाया था हिंदू युवा वाहिनी। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने एक सशक्त कट्टर हिंदू नेता की अपनी छवि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनाई। उस छवि के आधार पर जब योगी का नाम चला तो बहुत सारे लोगों ने उसको काटने की कोशिश की, लेकिन योगी में दम था, वो बन गए तो उनके हाथ पांव बांधने की कोशिश की। अलग इस एपिसोड्स में पूरी कहानी आपको बता चुका हूँ, उसमें कामयाब नहीं हुए। तो अपनी दम पर अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब जिस ने सीधा प्रसारण देखा है वो जरा याद कीजिए कि मोदी जी की सरकार का दूरदर्शन का जो फ्रेम था, जो कैमरामैन था, क्या वो वहाँ पर गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूजा के जो विजुअल दिखा रहे थे वो लोग, उसमें भी वही नहीं कर रहा था जो संसद में होता है कि विपक्ष का नेता भाषण दे रहा हो तो चेहरे पे, स्पीकर पे लगा दो माइक, विपक्ष पे लगा दो। उसी तरह से पूरे दौरान योगी जी पीछे छोटे से दिखाई दे रहे थे। मुश्किल से थोड़ी सी बार ही उनका चेहरा सामने आया, पूरे समय मोदी जी और भागवत जी दिखाई दे रहे थे। ये आपने महसूस किया होगा। मोदी जी अपने परिवार के बगैर आए थे, आनंदीबेन अपने परिवार के बगैर आई थी। दोनों के पास परिवार है, अच्छा खासा परिवार। मोदी जी ने भले ही अपनी पत्नी से किनारा कर लिया है, लेकिन आनंदीबेन पटेल तो अभी भी, उनकी बेटी भी वहीं उन्हीं के से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा वो मदद करते रहते हैं। तो ये फॉर्मेशन था और इस फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा
मोदी जी दिख रहे थे और सबसे कम अगर कोई दिख रहा था आनंदीबेन पटेल और योगी जी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? योगी जी ने जितनी मेहनत की अभी पूरा ये आयोजन करने के लिए, उत्तर प्रदेश में जान फूकी, जो बार बार अयोध्या में दिवाली मनवा रहे हैं, क्या नहीं किया उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए? और उस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य में आयोजन हो रहा है, क्या ये आयोजन केवल एक आदमी का चेहरा दिखाने के लिए था? क्या ये बातें मैं और आप सोच रहे हैं कि योगी जी नहीं सोच रहे होंगे? क्या योगी जी के निकट के लोग ये नहीं सोच रहे होंगे? क्या योगी जी के दिमाग में अभी हाल के 2 राज्यों के जो हालात हुए हैं वो नहीं होंगे? उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान सफलतापूर्वक सरकार चला रहे थे, जन समर्थन था, सब कुछ था, उनको किनारे डाल दिया गया। लेकिन योगी और शिवराज में अंतर है। योगी के पास ताकत भी है, वो सन्यासी हैं तो जुझारू भी है। शिवराज सिंह आरएसएस के बैकग्राउंड से आए थे, इसलिए आरएसएस से डरते हैं, आरएसएस के स्ट्रक्चर से डरते हैं। योगी का अपना बैकग्राउंड है, हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने भंग जरूर कर दिया, वो जब चाहे तब खड़ी कर सकते हैं। तो 2024 के बाद अगर योगी जी, अभी मैं और भी बहुत सारे एनालिसिस करूंगा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अप्रैल की डेट को लेकर, राम मंदिर कितना असर करेगा इसको लेकर। तो योगी जी इस पूरे मामले को लेकर क्या चुपचाप बैठ जाएंगे या उनके दिमाग में नहीं आया होगा? और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये बीजेपी का हर नेता जानता है कि इस लोकसभा चुनाव में हार का मतलब है मोदी शाह की हार जाएंगे तो योगी जी को फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास 4 साल हैं, वो दोबारा से अपनी सरकार के लिए जो मेहनत कर सकते हैं कर लेंगे, इमेज बना सकते हैं बना लेंगे। शिवराज सिंह को भी पता है कि अब मध्य प्रदेश में 4 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, और वसुंधरा को भी पता है, और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको आपने उठा के रख दिया। किसी को इतना बड़ा केंद्रीय मंत्री था, उसको वो बेचारा मटर छील रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन जी घर पे। किसी को उठाया आपने, ले जाके चुनाव लड़ा दिया और वो चुनाव भी बेचारा एमएलए का हार गया। कई लोगों को राज्य में मंत्री बना दिया, ने इतने लोगों के डिमोशन किए हैं, उनकी वो लोकसभा सीटें हैं, क्या वो छोड़ देंगे? तो ये पार्टी के अंदर से एक सीन बन रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। और कम से कम योगी आदित्यनाथ के साथ ये करना मोदी और शाह आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं चुनाव के विश्लेषण पे, एक जनरल विश्लेषण जो बीजेपी की इंटरनल राजनीति से अलग है। अप्रैल की तारीख आ रही है। मैंने आपको कहा था कि राम मंदिर का जो मसला है वो एक संपूर्ण मसला है। एग्ज़ाम आप पास कर चुके हैं। जब आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, आपने बीए का एग्ज़ाम दिया, एमए का एग्ज़ाम दिया, तो आप क्या करते हैं? आराम करते हैं। 22 दिन से कार्यकर्ता एग्जॉस्ट हो रहा है, घर राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, अखंड रामायण कर, ये कर, अब वो अपना टेंट वाले का हिसाब ये सब कर रहा है। और आपने एक ही दिन में 22 तारीख और 23 तारीख में एक बड़ा अंतर देख लिया होगा। वो जो माहौल बना था राम आएंगे वाला, उसको कम होते हुए देख लिया होगा अपने आसपास। एक दिन का अंतर है। तो माहौल जब धीरे धीरे असर कम होने की एक रफ्तार होती है, एक दिन में ज़्यादा होगी डेफिनेटली, अगले 15 दिन में और तेजी से रफ्तार कम होगी। ये जो जुनून है ना, जितना का राम आएंगे राम आएंगे, राम हो गया, मंदिर बन गए, मूर्ति के दर्शन कर लिए, सब खत्म। इसके बाद मोदी जी को, मैं पहले भी कह रहा था, एक नया मुद्दा लेकर आना पड़ेगा। और नया मुद्दा जो भी लेकर आएंगे वो राम जी के इस मुद्दे को ही कमज़ोर करेगा। तो ये मोदी जी को तय करना पड़ेगा कि उनको वोट किस नाम पे मांगने हैं। बजट के नाम पे, फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम पे, कर्पूरी ठाकुर वाले मसले पे, किस पे लेने हैं। और जाहिर बात है कि अगर कर्पूरी ठाकुर वाली सोशल इंजीनियरिंग आप बिहार में करते हैं तो वहां राम राम कर लो या ये कर लो। बजट में आने के बाद अब बहुत सारे फ्रीवीज देते हो तो वहां आप कुछ कर लो या राम जी कर लो। तो राम जी का मसला मुख्य मसला है। इसको पुलवामा, अब चूंकि अब डेट आ गई है तो अब हम कह सकते हैं कि अब कोई नया मसला खड़ा करने की गुंजाइश नहीं बची है। तो पुलवामा का मुकाबला करने वाली उम्मीद राम जन्मभूमि से तो नहीं करना चाहिए। ये धीरे 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 करके ये मुद्दा जो होना था इसका पीक निकल गया है।
अब ये अलग बात है कि भाई बीजेपी वाले ये करें कि चलो गली गली मोहल्ले मोहल्ले से लोगों को कहें चलो तुमको राम की यात्रा कराते हैं, आरएसएस के लोग बस में बिठा बिठा के ले जाएं, देश भर से ट्रेनों में भर भर के ले जाएं, राम के दर्शन कराएंगे और दोबारा से इसका पूरा माहौल बनाए रखने की कोशिश करें, तो अलग बात है। हो सकता है वो ये करें, क्योंकि जो मेरे अनुमान होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और अगर वो ये सब भी नहीं कर पाते हैं तो राम के मसले में उनकी रुचि समझिए कि यहीं तक थी। दक्षिण का मोर्चा उनके सामने है। इस समय जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो संदिग्ध रहते हैं, जिनको कभी कोई टीम बी कहता है, उसमें मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश हैं, केजरीवाल हैं और ओवैसी साहब तो घोषित तौर में हैं। इन लोगों से इंडिया गठबंधन ज़्यादा भरोसा रख नहीं सकता है। लेकिन अगर आप 2019 के पोलिंग परसेंटेज पे जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 60% वोट है, 60%। और 60% वोट सुपड़ा साफ करने की हैसियत रखते हैं, कितना बड़ा भी मोदी का प्रभाव हो। राम मंदिर वाले मसले में ओबीसी भी एक भूमिका निभा सकते हैं। हो सकते हैं कि वो देश के मुसलमानों को उद्वेलित करने की कोशिश करें और वो कुछ ऐसे बयान दें, ऐसी हरकतें करें जिनकी प्रतिक्रिया के नाम पर आरएसएस अपना राम मंदिर का एजेंडा हरा भरा रखने की कोशिश करे अप्रैल तक। तो ये पूरी तस्वीर अगर आप देखें तो अगर ये राम मंदिर के ही मसले पे मामला होना है तो अप्रैल में मोदी जी मंदिर मसला जो 20 दिन पहले नहीं था उस वाली स्थिति में पहुंचेंगे। जब चुनाव में जा रहे होंगे तो 20 दिन पहले जो हो रहा था, 25 दिन पहले जिस स्थिति में थी बीजेपी, उस स्थिति में तो वो पहुंच ही जाएंगे, बल्कि 1-1.5 महीना मान लीजिए आप। तो मुकाबला उस हालत में होगा और चीज़ें उतनी सामान्य नहीं हैं। वहाँ नॉर्थ ईस्ट से राहुल गांधी चल पड़ा है। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसने कहा था कि राहुल गांधी से मिलने गया तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, उस हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को एकदम बड़ा बना दिया है। वो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे यात्रा बड़ी बनेगी, गिरफ्तारियां हों और बड़ी बन जाएगी, पत्थर फेंकेंगे और बड़ी बन जाएगी। यानी एक दोबारा से छवि जिस यात्रा के कारण कर्नाटक में नतीजे आए थे वैसी बनने जा रही है। तो मुकाबला कुल मिला के 2024 में इतना हल्का एक तरफा नहीं होने वाला जितना 3 दिन पहले या जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन तक आप समझ रहे थे। अब चीजें बदल चुकी हैं और ये निरंतर बदलेंगी। अब बीच में कोई मास्टर स्ट्रोक आ जाए, कुछ आ जाए, तो जैसे मैं समझ रहा हूं वो लोग भी समझ रहे होंगे, तो बात अलग है। वरना ये इलेक्शन कांटे की टक्कर वाला होने वाला है, कांटे के मुकाबले वाला होने वाला है। जो लोग उदास निराश बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी में, उन लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि राजनीति एकदम ऐसे नहीं चलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी बहुत मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।